हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र के तीसरे पार्ट धातु अधातु के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जिनके बाह्यतम यानी अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे धातु कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि जिनके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिसके बाह्यतम यानी जिसके अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे अधातु कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे चालक कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो उसे कुचालक कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कुचालक कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है, तो चांदी होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चांदी का जो प्रतिरोध होता है ये नगण्य होता है, शून्य होता है। इसीलिए जो चांदी होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा चालक होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। जो अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है उसे आपको बताना है। तो जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होता है, लेकिन ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का अपरूप निम्न में से कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि कार्बन का अपरूप कौन सा है। तो ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन का अपरूप होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्रेफाइट भी अधातु है, हीरा भी अधातु है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि कौन अधातु होते हुए भी उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। जो अधातु होते हैं इसमें चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे अधातु होते हैं जिसमें धात्विक चमक पाई जाती है, उसका नाम बताना है। तो होता है हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन। ये तीनों क्या हैं, अधातु हैं, लेकिन इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। इसे आपको याद रखना है, ये धातु की तरह चमकते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघातवर्धनीयता धातु कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है। तो सोना होता है। इसे आपको याद रखना है
क्योंकि सोने को हम पतले से पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जो सोना होता है ये सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा धातु सबसे अधिक तन्य होता है। तो सोना होता है, इसे आपको याद रखना है। सोने को हम खींच खींच कर बहुत ही पतला तार बना सकते हैं और यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसे आपको याद रखना है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसलिए जो सोना होता है ये अत्यधिक तन्य होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा धातु है जो ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक होता है। तो चांदी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो चांदी होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। और ये प्रश्न प्रत्येक साल फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सोडियम और पोटेशियम दोनों को हम चाकू से काट सकते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये अधातु होता है और हीरा में चमक पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो मरकरी यानी पारा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो ब्रोमीन पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सोडियम होता है ये अत्यंत अभिक्रियाशील होता है। अगर इसे खुले हवा में छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन से संपर्क करके जलना शुरू कर देता है। इसीलिए सोडियम को हम किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे उपधातु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि ब्रोमीन किस अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना
बताना है कि जो ब्रोमीन अधातु होता है ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मरकरी यानी पारा किस अवस्था में पाया जाता है, तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये मैग्नीशियम यानी Mg का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो जो बॉक्साइट होता है ये एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हेमेटाइट होता है ये किस धातु का अयस्क होता है, तो ये लोहा का अयस्क होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो जो मैग्नेटाइट होता है वो भी लोहा का अयस्क होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, तो ये जिंक का अयस्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो तथा जिसे कम खर्च में ही सरलता से धातु प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे अयस्क कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में शुद्ध धातु किस पे प्राप्त होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत अपघटन में शुद्ध धातु किस पे प्राप्त होता है, तो जो शुद्ध धातु होता है ये कैथोड पे प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अशुद्ध धातु होता है ये एनोड पे प्राप्त होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में अशुद्ध धातु किस पे प्राप्त होता है, तो जो अशुद्ध धातु होता है ये एनोड पे प्राप्त होता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुद्ध धातु किस पे प्राप्त होता है, तो कैथोड पे प्राप्त होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये मुलायम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कैसा होता है, तो शुद्ध सोना मुलायम होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि आभूषण कितने कैरेट का बना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आभूषण कितने कैरेट का बना होता है, तो जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है। और जो 24 कैरेट का सोना होता है ये मुलायम होता है। और मुलायम सोना से हम आभूषण यानी गहने नहीं बना सकते हैं, तो इसे कठोर करने के लिए 22 कैरेट हम लोग सोना लेते हैं और 2 कैरेट यहाँ पे तांबा या चांदी मिला देते हैं। तांबा या चांदी इसमें मिलाने से ये कठोर हो जाता
जाता है और हम आसानी से आभूषण बना लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि आभूषण कितने कैरेट का बना होता है, तो 22 कैरेट का बना होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि शोल्डर किसका बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शोल्डर किसका बना होता है। तो जो शोल्डर होता है ये शीशा और टीन का बना होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पीतल है ये किसका उदाहरण है। तो जो पीतल होता है ये मिश्र धातु होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पीतल होता है ये तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। तो फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि फास्फोरस को रखा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि फास्फोरस को कहाँ पे रखा जाता है। तो फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोडियम होता है उसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि कौन सा फास्फोरस अधिक खतरनाक होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फास्फोरस अधिक खतरनाक होता है। तो जो श्वेत फास्फोरस होता है ये अधिक खतरनाक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि एंटीमनी क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि एंटीमनी क्या है। तो एंटीमनी उपधातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो फ्लोरीन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है। तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है। तो अम्लीय होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्याओं का अनुपात होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन कितना होता है और ऑक्सीजन कितना होता है। तो हाइड्रोजन 2 होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ऑक्सीजन कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना निकल गया,
2:1 निकल गया, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी अभिक्रिया नहीं करता है। तो गोल्ड यानी सोना नहीं करता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि सोना किस में घुलता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोना किस में घुलता है। तो जो सोना होता है ये एक्वा रेजिया यानी अम्ल राज में घुलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि धातु की प्रकृति होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है। तो धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अधातु होते हैं ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। तो जिंक का लेप लगाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं धातु और अधातु पार्ट के। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग के दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम या गूगल, तो उन दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपका गूगल या क्रोम ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS। यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा। यहाँ पे देखिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल चुका है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेस्ट देना है तो आपको टेस्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए आज का डेट दिया हुआ है और यहाँ पे जीव विज्ञान का टेस्ट हो रहा है। और पीछे वाला अगर आपका टेस्ट छूट गया है तो इसे भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लास 10 का टेस्ट देना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे सबसे ऊपर वाले पे। और थोड़ा सा ये समय लगेगा, फिर हमारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा टेस्ट ओपन हो चुका है। थोड़ा सा आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 247 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं, बस आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, आप लोग अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। और इसमें से किसी एक का यहाँ पर आंसर सही होगा और यहाँ पे 3 गलत होगा। अगर सही पे आप लोग टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए निषेचन की क्रिया किस में होती है, तो पुष्पी पादपों एवं जंतुओं में होती है। टिक लगाएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। और अगर आप लोग गलत क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को हम गलत करेंगे। मनुष्यों में नर जनन अंग होता है, तो यहाँ पे देखिए शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग, वृषण सभी होता है, लेकिन हम केवल शुक्रवाहिका पे टिक लगाएंगे। तो ये देखिए गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा बहुत सारा PDF यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। देखिए ओपन हो गया और इसमें बहुत सारा PDF है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और एक क्लिक में PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है सभी विषयों का कि 2011-12 में और 20-21 में कैसा कैसा फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर उसको पढ़ना है तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन बैंक यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको 10th का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर लेटेस्ट न्यूज पढ़ना है तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट न्यूज हम रोज डालते हैं, तो यहाँ पे आप लोग आके लेटेस्ट न्यूज आप लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।